नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं उससे सीधा सरोकार बिहार के नीतीश सरकार का है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई और उसके बाद मंत्रिमंडल के जो तमाम चेहरे थे उन्होंने शपथ ग्रहण किया। उसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शपथ लिया और उसके अलावा जो कुल मिलाकर कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली, मुख्यमंत्री समेत। तो अब सवाल ये है कि क्या जिस वक्त ये मंत्रिमंडल में सारे हिस्सेदार जो लोग मंत्री बने, जिन्होंने शपथ ली, उसमें जो बाकी रह गए जो चेहरे थे, उनका कब मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिलेगी, यानी जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है वो कब होना है और फिर उनमें कौन कौन से चेहरे होंगे, जो नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरे होंगे या फिर नए और पुराने दोनों चेहरों को लेकर नीतीश कुमार, जो उनकी आदत रही है शुरू से, वो चाहते हैं कि सबको मिलाकर रखें, अगड़ा पिछड़ा दलित जो भी है उनको अपने मंत्रिमंडल को समाहित करें और साथ में उन पर जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होते रहे हैं उनके मंत्रिमंडल में, उनको जगह जरूर मिली है। वही हाल बीजेपी की भी है कि बीजेपी के कद्दावर नेता जो है उन लोगों के चेहरे को भी जगह मिलेगी। और ये काफी महत्वपूर्ण है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे तो वहां पे जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात हुई, खुद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, तो क्या कुछ बातें हुई। उसके बाद ये अब तय माना जा रहा है कि खरवास के बाद किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। फिर मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो आप जानना चाहते हैं, ऐसा न्यूज के पास वो सारी जानकारी है। रवि उपाध्याय सर बताएंगे कि कौन कौन से नए चेहरे, कौन पुराने चेहरे और किन पर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार विश्वास करते हैं, जिनके दम पर वो इस बार 2025 के चुनाव में आरजेडी यानी पूरा महागठबंधन को पटकनी देकर फिर से ताजपोशी जो हुई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका किनकी रही है। तो नीतीश कुमार उन पर भरोसा करते हैं, तो जाहिर है वैसे चेहरे को भी मौका इस बार भी मिलने वाला है। और सारा कुछ जो है वो रवि उपाध्याय सर के पास है, जिन्होंने पूरा इस पर अध्ययन किया है कि कौन कौन से नए चेहरे, पुराने चेहरे और किन लोगों को मौका इस बार नए मंत्रिमंडल विस्तार में हो सकता है। रवि सर, आज हम लोग जनता को ये बताने वाले, अपने दर्शकों को, कि वो चेहरे जिन पर नीतीश कुमार भरोसा करते हैं, जिनके दम पर नीतीश कुमार इस बार भी उनकी ताजपोशी हुई है, वो कौन से चेहरे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि खड़वास के बाद, यानी ये काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है कि किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो, और ये क्या केंद्र में जो बैठे हुए जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्या उनकी सहमति, उनको कंसेंट मिल चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। देखिए, हम लोग जब इस पर चर्चा कर रहे हैं तो ये नए साल की शुरुआत हो गई है और नए साल की शुरुआत से पहले माने बीते साल हम लोगों ने निश्चित रूप से नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, नीतीश मुख्यमंत्री बने, तमाम उनके मंत्रिमंडल का ये हुआ, लेकिन हम लोगों ने उस पर नहीं कुछ बोला। लेकिन अब देखिए, इसलिए हम लोग आज बैठे हैं क्योंकि अब खरवास तो चल रहा है, शुभ घड़ी आने वाली है। 14 जनवरी से शुभ घड़ी की शुरुआत होगी खरवास में। शुभ काम जो है सो कब होता है? 14 माने 15 जनवरी से शुभ काम आपकी डुगडुगी बज जाएगी, शुरू हो जाएगा। तो ये आप देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, 16 दिसंबर 2025 से खरमास शुरू था। 14 दिसंबर को हम लोग चूड़ा दही खाएंगे, 14 जनवरी को, हाँ 14 जनवरी को ये खत्म होगा और 15 जनवरी से शुभ काम शुरू होगा। तो ये 15 जनवरी इस बार जो नए साल की आगाज हुई है, तो नीतीश कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। और यह सुगबुगाहट तेज ही नहीं, यह पूरी मुकम्मल तौर पर तैयारी अंदर खाने में चल रही है। क्योंकि आपने देखा कि बीते दिन नीतीश कुमार नई दिल्ली गए थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। वह भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और उसके अलावा तमाम बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हुई। फिर अब देखिए, उसके बाद का क्रम देखिए, उन्हीं की कैबिनेट में मिनिस्टर रहे नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद बिहार आए, बिहार आने पर वो आगमन हुआ, नीतीश कुमार से जाकर के मिले मुख्यमंत्री बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। उसके बाद उन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया। एकदम स्पष्ट पिक्चर हम बता रहे हैं आपको। इतनी बात। अब देखिए,
ये क्या स्ट्रेंथ, जितनी विधायकों की संख्या है, 243 सदस्य की संख्या होती है बिहार विधानसभा में, उसमें 202 एनडीए का है, 202 एनडीए का है, एनडीए का है, जिसपे कि 89 जो है, 89 जो है वो बीजेपी के खाते में और 85 जेडीयू के खाते में, बाकी उनकी सहयोगी पार्टियों के। बिल्कुल। तो ये 202 का आंकड़ा है। तो उस लिहाज से जो आपको 202 का आंकड़ा है, उस लिहाज से आपको 36 मंत्री, 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडेड मतलब मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री। तो अभी देखिए क्या है, अभी मुख्यमंत्री को जोड़ करके 25 हैं, क्योंकि एक नितिन नवीन ने मंत्रिमंडल कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा हाँ, दिया था, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, उसके बाद इस्तीफा दिया, तो 26 मंत्री माने बनना था, 25 हो गई संख्या। 25 हो गए। तो अभी भी 11 शेष है। हाँ, अभी 11 समझ लीजिए, 10 से 11 शेष है। हाँ हाँ, तो उसको ऐसे भी समझ लीजिए, 10 अगर यदि शेष है या 11 शेष है, तो वो पूरा का पूरा नहीं बनता है। अच्छा, वो लोग आप किसी भी गवर्नमेंट में देखिए, कभी भी एक दो लोग बचा करके रखते हैं, ताकि कब कौन किधर से छिटक के आ जाए तो उनको भी ऑब्लाइज करना है। देखिए स्थिति परिस्थिति राजनीति में बदलते रहती है, तो उस लिहाज से बदलने के लिए जब उस समय जरूरत पड़ेगा, तब गठबंधन को भी देख के चलना है। मान लीजिए जीतनराम मांझी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा के अंदर नाराजगी आ जाती है, कभी चिराग पासवान, तो ये भी बीजेपी और जेडीयू सोच रही होगी कि हम, आप जो कह रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होना तय है, खरमास के बाद कभी भी शुभ मुहूर्त में हो जाएगा, लेकिन ये भी नीतीश कुमार देख रहे होंगे और अमित शाह देख रहे होंगे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो वो फुल मंत्रिमंडल विस्तार ना हो, एक दो बचा के रखा जाए दोनों तरफ से, ताकि जिधर भी ऑब्लाइज करना हो उस मंत्रिमंडल में, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक दो साथी हमेशा एक जगह बनी रहे, ताकि किसी को भी ऑब्लाइज करना हो या कहीं कुछ मनमुटाव हो जाए तो उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी एक दो जगह खाली रह सकती है। तो एक बड़ी जानकारी रवि उपाध्याय साहब दे रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है ये पूर्ण नहीं होगा, संपूर्ण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, माने 36 जो है, 36 जो वो है नहीं होगा, उसको 2 टर्म में ये किया जा सकता है। ये पहले टर्म में ज्यादा लोगों को शपथ ग्रहण कराया जाए, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, और फिर जो तीसरा टर्म हो गया, यानी कि पहला टर्म तो आपको जब शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया, दूसरे टर्म में मंत्रिमंडल विस्तार में जो है वो बहुत सारी बड़ी संख्या हो सकती है, यानी 10 से 11 में हो सकता है कि नहीं, आप इसको देखिए, ऐसे समझिए कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतनराम मांझी, तो तमाम जो 5 पांडव थे, 5 पांडव के सभी को हिस्सेदारी मिली। इसमें 26 लोग, हाँ, जिसमें 26 लोग मुख्यमंत्री, हाँ, शपथ लिया मुख्यमंत्री को मिला करके। तो आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड जो रूलिंग पार्टी है, निश्चित रूप से एनडीए के कम मंत्री बने थे, उनके कम मंत्री बने थे, तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। जानकारी मुझे जहां तक जानकारी कि 10 शायद मंत्री बनाए गए थे, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। वो देखिए स्पेस आदमी छोड़ करके रखता है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कम स्पेस रखा, हाँ, कम स्पेस रखा, कम जो है सो, लेकिन जेडीयू ने पूरा स्पेस रखा है, तो वो आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन कौन चेहरे पर वह मुहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी। उसमें ये भी दर्शकों को बता दें कि जो 6 सीटें, मतलब मैक्सिमम 6 जो है वो जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं, 6 हो सकता है कि उसमें 4 ही बने, अगले बार तीसरी बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तब जाके वो ये हो। और जो बीजेपी में उसमें कितने बचे हैं? देखिए बीजेपी में 4 की बात, 4 की बात, हाँ, 4 की बात है। 4 वो चेहरे कौन से हो सकते हैं? क्या अगड़ा, पिछड़ा, दलित सबको मिलाकर बीजेपी चाहेगी कि पहले बीजेपी पर चर्चा कर ले? देखिए बीजेपी निश्चित रूप से जो माने चुनाव के दृष्टिकोण से या आधी आबादी के दृष्टिकोण से हर को और सारे समीकरण को भारतीय जनता पार्टी साधती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वह उम्र को भी बहुत कम मायने रखती है कि अब जैसे 70 साल से ज्यादा ना हो, हमारे जैसे 60 साल प्लस को वो नहीं तवज्जो देगी। कहा जाता है कि 70 साल के बाद वाले को हाँ, बीजेपी चाहती है कि मतलब उनको मार्गदर्शन मंडल में रखा जाए। तो अभी 70 के आसपास तो कुछ लोग हैं ऐसा, कुछ लोग हैं, लेकिन उसमें अब वही देखिए, हम जो बात हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पास में जो हम लोग बात करें, एक देखिए नया चेहरा और पहली बार विधायक जीत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो चंपारण की धरती से जीत करके आए हैं, वो संजय पांडे है। संजय पांडे, हाँ, संजय पांडे, देखिए चौंकाने वाला नाम है ये, इसको समझना पड़ेगा। संजय पांडे जो है वो चंपारण से, हाँ, चंपारण से आए हैं वो, और संजय पांडे के बारे में बताया जा रहा है कि वो चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है। बीजेपी
उन पर नजर बनाई हुई है। देखिए, ये मान के चला जाए कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा इसलिए उनको मौका मिल निश्चित सकता है। रूप से वह जिस समाज से, ब्राह्मण समाज से आते हैं, नंबर एक मसला, और वो कोई उनका आर्थिक उनके पास में नहीं है। वो समझिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन उनको आम आवाम ने सहयोग करके उनको एक इस बार विधायक अच्छा, नहीं, बनाया। पहली बार बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन बहुत डाउन टू अर्थ उन्होंने एक तरीके से समझिए कि कार्यकर्ता को हाँ, कार्यकर्ता उम्मीदवार बनाया गया। निश्चित तो रूप से एक संदेश बीजेपी ये दे सकती है संजय पांडे को आगे रखकर, देखिए, मंत्रिमंडल में शामिल करके कि भाई हम वैसे चेहरे को भी ला रहे हैं जो बेहद आम है, आप लोगों के बीच का आदमी है, जो कार्यकर्ता है, और उसको मंत्रिमंडल का हिस्सा बना रहे हैं। बहुत चौंकाने वाला ये जानकारी है। बिल्कुल। देखिए, अब उसके बाद से देखिए फिर वो चुनावी समीकरण को साधने की बात होगी। तो चुनावी समीकरण को साधने की बात होगी तो रेणु देवी का नाम आता है। रेणु देवी जो डिप्टी सीएम रह चुकी है। अब देखिए, वह भी चंपारण से ही आती हैं। तो अब देखिए, अगर समीकरण सधेगा तो चंपारण से 2 लोग तो नहीं होंगे। अति पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा समाज से आती है वो। अति पिछड़ा समाज से। और रेणु कुशवाहा पहले भी भरोसा उन पर किया जा चुका है। अब देखिए, संतोष सिंह का नाम आता है, उधर से देखिए जीत करके आते हैं, एमएलसी हैं वो संतोष, तो वो पहले भी मंत्री रहे हैं। तो वो राजपूत क्षत्रिय समाज, और वो निश्चित रूप से सासाराम, रोहतास, आरा, उस सब पॉकेट में उनकी पकड़ है। और ये तो संतोष सिंह, नीरज कुमार बबलू, देखिए वह भी नीरज कुमार बबलू भी राजपूत समाज से आ गए हैं। लोगों को ये लग रहा था कहीं ऐसा ना कि नीरज कुमार बबलू का इस पर पत्ता कट जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि शपथ ग्रहण जब चल रहा था, नीरज कुमार बबलू से हमारी बातचीत भी उस समय हुई थी। हमने उनसे पूछा भी कि भाई आप शपथ ग्रहण समारोह में नहीं है, तो बोले आगे मौका मिल सकता है। यानी कि राजपूत समाज से 2 नाम आप बता रहे हैं, एक संतोष सिंह, एक नीरज कुमार बबलू, यानी दोनों में से किसी एक को। देखिए, संतोष सिंह पहले भी मंत्री रहे थे, तो नीरज कुमार बबलू भी मंत्री और रहे थे। एक चीज और समझ लीजिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय संतोष सिंह ने बड़ा मैजिकल काम किया था। अच्छा, हाँ, क्या वो काम था जिससे वो अपने जो उस साइड से जो हम बता रहे हैं, उधर से एक विधायक को इधर अपने पाले में जोड़ लिया था इंडिया के तरफ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय। ये हम बता रहे हैं संतोष कुमार सिंह के बारे में, हम एकदम गारंटी और पक्के के साथ कह रहे हैं। तो संतोष सिंह बनेंगे। देखिए, नहीं बनेंगे तो नीतीश कुमार के विशेषाधिकार में है, लेकिन माने जो राजपूत में जो चेहरे की बात आती है, जो उनकी बड़ी भूमिका रही, और इन्हीं के भाई आलोक कुमार सिंह हैं, जो आरएलएम से विधायक जीत करके आए हैं। अच्छा, दिनारा से, दोनों भाई हैं, दिनारा से जो जीते हैं। हाँ, तो यानी ये बहुत बड़ी नहीं, बात ये है, दिनारा से जो जीते हैं, आरएलएम से जीत करके आए हैं आलोक कुमार सिंह, वह इनके छोटे भाई हैं। संतोष कुमार सिंह बड़े हैं। संतोष कुमार सिंह प्रबल दावेदार है इस मंत्रिमंडल में। अगर होना तो चाहिए, लेकिन तो फिर नीरज कुमार बबलू को भी उसमें कैसे शामिल किया जाएगा? देखिए, वही हम करेंगे। फिर अब तो मसला ये तो नेतृत्व को तय करना है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन क्या 2 राजपूत बना सकते हैं फॉरवर्ड में? अब आप देखिए, उधर ये क्षेत्रवार अगर यदि इनको बनाना है संतोष कुमार सिंह को, तो उधर मगध, शाहबाद, रोहतास, उधर के क्षेत्र में ये मजबूत पकड़ रखते हैं। और आपने देखा भी कि लोकसभा चुनाव में आरके सिंह समेत कई दिग्गज पहलवान वहां पर चारों खाने चित हो गए थे। तो ये एक मजबूत पकड़ है, इस लिहाज से ये कोसी के इलाके से आते हैं, सहरसा से आते हैं नीरज कुमार बबलू। सहरसा से आते हैं। तो वहां तो आनंद मोहन भी है जो जेडीयू के तो नेता है, उनके बेटे भी हैं आनंद मोहन, चेतन आनंद। ये भी हो सकता है कि आनंद अब दाव किस पर लगेगा, ये देखने और समझने वाले, यानी पेच फंस सकता है नीरज कुमार बबलू पर। मतलब ये अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लग रहा है कि जब 2 राजपूत को बनाने की बात होगी तो वहां पे गुना भाग जरूर किया जाएगा कि किसने ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है। और रवि पाध्याय सर का कहना है कि संतोष सिंह ने चुनाव से पहले भी बहुत बड़ा काम किया है बीजेपी मंत्री भी थे, वो श्रम विभाग के श्रम मंत्री भी थे। और ये भी देखा जाएगा कि किसका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया था जब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, एक बार आरा से इस पर संजय टाइगर जीत करके आए, उनको मंत्री बनाया है इसी श्रम विभाग का, वही राजपूत समाज से आते हैं। तो सारा गणित को कितना राजपूत समाज से बनाएंगे फिर, वही करें। तो ये गणित को समझना पड़ेगा बहुत बारीकी के साथ। अब देखिए, हम लोग चलते हैं नीतीश मिश्रा जो पर्यटन और उद्योग दोनों उनके पास था, बड़ा अच्छा काम सब लोगों ने सराहा। पढ़े लिखे आदमी है, इसमें कहीं अभी बताइए नीतीश मिश्रा कौन है? नीतीश मिश्रा के बारे में कौन नहीं जानता है? जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं नीतीश मिश्रा। और नीतीश मिश्रा 2 प्रभार संभाल रहे थे मंत्रालय में, पर्यटन विभाग और आपको उद्योग विभाग अल्टीमेटली उनको उस पर लंबे समय तक उन्होंने काम किया। तो क्या लगता है कि वहां जो उद्योग के जगत में कई यहाँ पर मीटिंग हुई, बिहार में कई मीटिंग हुई। नहीं देखिए, तो उद्योग मंत्री फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप जायसवाल को बनाया है।
हाँ, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप जायसवाल को बनाया है, और वो एक तो बदल भी सकता है, होता भी है। नहीं, अब देख बदलने को तो बदल, लेकिन उनके पास एक ही डिपार्टमेंट है, दिलीप जायसवाल हाँ, को उद्योग पहले दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हाँ, रह चुके, और नहीं, एक और विभाग उनको भी एडिशनल दिया गया है, दिलीप जायसवाल को एक और विभाग अभी हाल में भी उनको दिया तो गया है। आपको क्या लगता है कि नीतीश मिश्रा का चांस है इस बार? देखिए ये कहना मुश्किल है, यह तो हम बता रहे हैं कि विशेषाधिकार है, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा आइए कृष्ण कुमार मंटू। कृष्ण कुमार मंटू बेहद चौंकाने वाला चेहरा। हमको याद है कि जब उन्होंने मिलर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम किया था नीतीश कुमार को लेकर, कुर्मी चेतना रैली की थी, उसके बाद हम पहली बार जब उनका इंटरव्यू करने गए तो बहुत ही आसान तरीके से बातचीत करने वाला कृष्ण कुमार मंटू, जिनको कि राजीव प्रताप रूडी के भी बहुत करीबी माना जाता है, अमनौर के रहने वाले, उसी इलाके से रहने वाले हैं। कृष्ण कुमार मंटू उसी जाति विशेष से है जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है कि लॉकुस वाला जो फैक्टर है, और जो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक बाउंड्री बनाया था बीजेपी में रहते हुए, पहले मंत्री भी बने थे, पहले मंत्री बने, और शायद उस समय रवि सर हम लोग को याद है कि कृष्ण कुमार मंटू को जो अचानक से मंत्री बनाया गया था, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, तो वो एक बोनस के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर उनको मिला था, क्योंकि उन्होंने एक कुर्मी चेतना रैली करके जो लौकुश को जोड़ने का काम किया था। तो क्या उन प्रबल दावेदार वो भी है? देखिए वो भी है, वो समाज को, अब देखिए आप उस प्रतिनिधि, युवा है, काम करने वाले हैं। देखिए कृष्ण कुमार मंटू में कहीं कोई वो काम करने वाले, अच्छा नंबर है। अब जीवेश मिश्रा की भी, जीवेश मिश्रा ब्रह्मर्षि समाज से है, और जीवेश मिश्रा को लेकर बड़ा बीच में बवाल भी हुआ था, लेकिन जीवेश मिश्रा बरकरार रहे। देखिए जीवेश मिश्रा भी देखिए काम तो किया उन्होंने, आप बवाल करिए, जिसको जो कहना है करिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक वीडियो वायरल करवा दिया था। देखिए वो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं या जो भी, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जीवेश मिश्रा ने काम किया, इसमें भी कहीं को दो मत नहीं। जाले से आते हैं। हाँ, फिर देखिए हाँ, एक हरी सहनी भी है, सहनी समाज की बात है, वो उनको भी रिपीट किया जाता है। मंत्री बने थे, मंत्री बने थे, इसलिए अब देखिए अब हरी सहनी तो कई बार के विधायक रहे हैं, बहुत पुराने नेता है वो। हाँ, तो वो एमएलसी, इस बार एमएलसी है, लेकिन कई बार वो चुन कर आए हैं, और हमको लगता है कि ये बोध गया उस तरफ से आते हैं। नहीं, इधर हरी सहनी का एडजेक्ट हमको, एमएलसी है वो, एमएलसी है, हाँ। लेकिन कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते हैं, और पिछड़े समाज से आते हैं, सहनी समाज से, यानी जो निषाद समाज हुआ, अति पिछड़ा समाज से आते हैं लोग। वो ठीक है, सहनी है तो समझ जा सकता है कि तो सहनी। तो रवि सर ये मान के चला जाए कि बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, अभी हम लोग बात बीजेपी की कर रहे हैं, तो बीजेपी भी जो आप नाम बता रहे हैं, तकरीबन 8 लोग बता रहे हैं कि 8 ऐसे चेहरे हैं जिनमें से 4 चेहरे चुनने हैं। देखिए अब उसी में लॉटरी लगेगी, किसकी लॉटरी लगती है, तो नीतीश कुमार ही लॉटरी। हाँ, अब एक बार फिर से जरा नाम सर बता दीजिए, जो 8 आपने नाम जो इनके पास संजय पांडे हुए, संजय पांडे जो चौंकाने वाला चेहरा, नया चेहरा, कृष्ण कुमार मंटू जो युवा है, पिछली बार भी मंत्री बने थे, लेकिन बहुत बड़ा योगदान था कि कुर्मी चेतना रैली कर उन्होंने लौकुश को जोड़ने का काम किया था। जनक राम छूट गए थे। जनक राम जो है वो भी दलित समाज से आते हैं, और बहुत ही माने एग्रेसिव वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, और गोपालगंज से शायद, गोपालगंज से आते हैं, और बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, मतलब आराम से रहकर लेकिन बड़ी भूमिका बनाते हैं वो। बिल्कुल। तो जनक राम का भी चेहरा है इसमें। अभी लेकिन जनक राम को बिहार विधान परिषद में सचेतक बनाया गया। अच्छा, सचेतक बनाया गया। हाँ, तो इस लिहाज से अब इधर उधर क्या होता नहीं, लेकिन जनक राम भी एक रेस में है, उनका नाम भी है, और पहले मंत्री भी रहे हैं वो। ठीक है, जनक राम के बाद, और उसके बाद नीरज कुमार बबलू, वही सहरसा वाले, बिल्कुल, वो आनंद मोहन के सामने एक राजपूत चेहरा, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि संतोष सिंह और नीरज कुमार बबलू में थोड़ा क्लैश है कि भाई दोनों में से किसको ज्यादा अंक मिलता है तो उनको मौका मिल जाएगा। संतोष सिंह उसमें कोई भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। रेणु देवी पुराना चेहरा है, और ट्रस्टेड टेस्टेड चेहरा है, डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, विजय सिन्हा जब थे उस समय डिप्टी सीएम भी रह चुकी है, तो रेणु देवी का बहुत बड़ा चेहरा है, और पश्चिम चंपारण से वो आती है। राजू कुमार सिंह को पिछली बार मंत्री बनाया गया था, वो भी राजपूत समाज से आते हैं। अब देखिए 3 गो राजपूत लोग हो गए रेस में, अब एक हो गए संतोष सिंह, दूसरे हो गए नीरज कुमार बबलू, और तीसरा सर कह रहे हैं राजू कुमार सिंह। अब 3 में से किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा मजबूत होगा, उनको क्षत्रिय समाज से मौका मिल सकता है। बिल्कुल। देखिए अब किसका
ताला का चाबी किस्मत का खुलेगा, राजनीति की तो हम लोग नहीं बता सकते। भाई तो सब ऊपर तय होगा। हाँ सब भाई तो देखिए, बीजेपी वाला कमान से होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी तय होगा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही तय करना। सर ये भी तो हो गया होगा, तय हो चुका होगा। जब बिल्कुल, नीतीश कुमार दिल्ली में मुलाकात किए तो नाम भी तय हो चुका होगा। सब कुछ देखिए, नाम और सब कुछ फाइनल होगा। जब होगा तो ये डुगडुगी बजेगी, खाली बजेगी। यानी आप जो चेहरे बता रहे हैं, इसमें एक चेहरा संजय पांडे का जो है वो नया चेहरा है, और ये कह रहे हैं रवि सर कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है संजय पांडे। उनको कार्यकर्ताओं ने और लोकल स्थानीय लोगों ने उनको किसी तरीके से ताकत देकर आर्थिक रूप से मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको तैयार किया, और बीजेपी ने भरोसा करके उनको टिकट दिया, वो जीत गए। बिल्कुल। तो बीजेपी यहां पर एक बड़ा संदेश दे सकती है कि एक चौंकाना वाला चेहरा, और ऐसा चेहरा जो जनता के बीच में एक संदेश जाए कि बीजेपी माने केवल उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है, बल्कि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को मौका दे रही है। भाई नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देना भी एक बड़ा संदेश तो बीजेपी ने दे ही दिया। लेकिन अब जो चेहरे हैं, ये चेहरों के बारे में रवि उपाध्याय सर ने बताया। अब बात जेडीयू की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की, जो बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से रहे, लेकिन इस बार 85 और 89 के बीच में 4 का फासला है। जेडीयू कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ी कम आई, लेकिन जेडीयू के पास अभी 6 सीटें हैं, 6 उम्मीदवारों को मंत्री बनाया जा सकता है। उसमें कौन कौन से चेहरे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें हम कई सारे नाम तो पुराने चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक बात, दामोदर रावत का नाम। दामोदर रावत बहुत दिनों तक अभी शांत बैठे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बहुत विश्वस्त माने जाते हैं, उन्हीं की जाति विशेष से आते हैं। देखिए बिल्कुल रूप से, और रावत समाज से हैं, ये इनकी पकड़ भी है, अपने लगातार ये चुनाव सर जीतते ये रहे हैं। चकाई या जमुई तरफ के हैं, उधर से जीते। दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे, जो रेल मंत्री हुआ करते थे। देखिए उनके क्षेत्र के पकड़ है इनकी। अच्छा। और ये लगातार जीतते आ रहे हैं। इससे पहले नीतीश कैबिनेट में पहले मंत्री हुआ। हाँ, शुरुआत 2005 वाले में तो थे, वो मंत्री थे, काफी दिन से ये गैप था इनका। हाँ बिल्कुल। तो ये जीतते आ रहे हैं, तो ये एक उधर से भी प्रतिनिधित्व उस इलाके में शायद इस बार वोट बैंक में बहुत बड़ा मजबूती इन्होंने दी है, दिया है। माना जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से आप श्रेयसी सिंह को वहां से आप मंत्री बनाए, लेकिन उसी क्षेत्र संदेश देंगे तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड से भी उसी क्षेत्र से दामोदर रावत जो है वो इस रेस में है, यानी कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें आगे की पंक्ति में दामोदर रावत भी खड़े हैं। दूसरा नाम, तो ये अब जैसे दामोदर रावत का हो गया, अब हम लोग शीला मंडल की बात। शीला मंडल जो परिवहन मंत्री थी, याद रखिए परिवहन मंत्री थी, नीतीश कुमार भरोसा जताए थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो आधी आबादी को भी दिखाना है कि भाई शीला मंडल जो है उन्होंने अच्छा काम भी किया था परिवहन में। कई सारे बस स्टैंड जो आपको वहां निशाबाद फुलवाड़ी शरीफ में बना, लोगों ने बड़ी तारीफ की थी उसकी। रत्नेश सदा भी, रत्नेश सदा बहुत डाउन टू अर्थ, सुनते हैं कि बहुत ज्यादा कार्यकर्ता के तौर पर, और उनका जब एंट्री हुई थी, सर जरा बता दीजिए, रत्नेश सदा जब पहली बार मंत्री बने थे तो कितना चर्चा हुआ था कि नीतीश कुमार ने क्या कर दिया। बिल्कुल। देखिए रत्नेश सदा डाउन टू अर्थ आदमी, सबसे मिलते हैं, सबसे जुलते हैं, ये लोगों में कहीं कोई ये उसी के इलाके के हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये रत्नेश सदा का भी नाम है। अब देखिए जयंत राज के भी नाम, जयंत राज जी, जयंत राज के भी नाम की चर्चा है। पहले भी मंत्री रहे थे, नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, यंग है, युवा है। तो ये निश्चित रूप से इन पर भी दाव खेला जा सकता है। जयंत राज मतलब मैंने इससे पहले भी मंत्री रहे हैं। हाँ पहले उनको ग्रामीण भवन निर्माण था। अच्छा काम किया था उन्होंने, अच्छा काम किया था। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह तो नाम है ही है, आपको शीला मंडल है, विजय मंडल है। अच्छा विजय मंडल, विजय मंडल भी थे। हाँ विजय मंडल। अब देखिए आपको महेश्वर हजारी हैं। महेश्वर हजारी तो दलित समाज से आते हैं, और शायद रामविलास पासवान के भी रिलेशन में आते हैं, रिश्तेदार हैं। तो वो ये हो गए, रत्नेश सदा हो गए, उसके बाद से जयंत राज और दामोदर रावत। दामोदर रावत का नाम जेडीयू की सूची में भी, यानी दामोदर रावत बेहद चौंकाने वाला नाम होगा। जैसे संजय पांडे बीजेपी में चौंकाने वाले चेहरा होंगे, दामोदर रावत को 2005 वाले मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा गैप हो गया था। लेकिन दामोदर रावत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस बार उस इलाके में, यानी जिधर जमुई चकाई के इलाके में, और काफी भरोसेमंद माने जाते हैं नीतीश कुमार के। अब बहुत सरल और सहज व्यक्तित्व रहा है उनका। वोट भी ट्रांसफर कराने का, और जिस जाति विशेष से आते हैं वो जाति विशेष यानी लौकुश समाज से आते हैं, वो नीतीश कुमार की पार्टी माने उनकी जो जाति है उनके में आते हैं। सब एक ही कॉम्बो है, ये सब कॉम्बो है। लौकुश जो है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये है कि जो रवि उपाध्याय सर के पास जो इस पिटारे में है कि 8 ऐसे चेहरे हैं बीजेपी में, जिसमें से 4 लोगों को चुनना है, और 6 जेडीयू में 6 चेहरे हैं जिनका नाम एक एक करके इन्होंने बता दिया। और
ज्यादा उम्मीद है कि जो चेहरे हम लोग बता रहे हैं एसआर न्यूज पर, यही सारे चेहरे जो है अधिकांश इन्हीं लोगों को इस मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल किया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी जो रवि उपाध्याय सर दे रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा वो यही नहीं कि पूर्ण होगा, संपूर्ण नहीं होगा, बल्कि इसके बाद भी जगह रखी जाएगी ताकि कोई भी गठबंधन का साथी इधर उधर कुछ होता है तो फिर उसमें से किसी को ऑब्लाइज किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात और समझिए कि अब देखिए ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अब देखिए कई हम लोग इसे श्याम रजक का नाम छूटा हुआ है। हाँ, ये भी एक अपने आप में चौंकाने श्याम वाला- रजक भी हाँ। कहीं भी जंप मार सकते हैं। नहीं, जंप नहीं मार सकते हैं, वो बड़ा चेहरा है भाई, बड़ा चेहरा है, काम करते हैं और दलित में बड़ा चेहरा है। हाँ हाँ, और देखिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। पटना जैसे फुलवारी को अपने पाले में जीता, वो महागठबंधन के जबकि पाले सबसे वो टफ सीट था, बिल्कुल। कैसे वो फुलवारी से जीत हाँ, पाएंगे, बड़ा तो मुश्किल था लोगों को। ये लेकिन वहां पर कंफर्टेबल मार्जिन से जीते। अच्छा, अगर आप श्याम रजक को बनाते हैं तो फिर वो आरजेडी से आए हैं अभी, तो एक संदेश भी दिया जाएगा रामकृपाल यादव के साथ। आरजेडी की बात नहीं, देखिए बगल में आपको रामकृपाल यादव, मैंने लालू जी के राम और श्याम, बिल्कुल लालू जी के राम और श्याम, राम जो है बीजेपी नहीं, में, उसको श्याम जेडीयू में। नहीं, ऐसा है कि आप भारतीय जनता पार्टी बगल में दानापुर से मंत्री बनाया है, हाँ, तो आप यहाँ पर जेडीयू से पूरा खाली हो जाएगा, एक भी मंत्री नहीं रहेगा। हाँ। तो ये पटना जैसे जो हार्ट ऑफ द यानी पटना का ग्रामीण इलाका माना जाता है फुलवारी शरीफ, तो हो सकता है कि वहां प्रबल दावेदारी जो है श्याम रजक की हो सकती है। और श्याम रजक एक जमाने में बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं, आज भी लालू यादव को भी भरोसेमंद, नीतीश कुमार के भी भरोसेमंद। वो ऐसे चेहरा है जो दोनों तरफ लेकर मिला के चले। बड़े समाजवादी चेहरा है वो जिधर रजक समाज से आते हैं और वो बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल जी, तो ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब है कि अब खरवास खत्म होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर इसको एडजस्टमेंट किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, कहाँ पर इनको जगह मिलती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से विश्लेषण किया गया है कि आखिर इस मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से चेहरे ऐसे होंगे जिनको कि इस बार मौका मिलने वाला है, और उसमें जेडीयू और बीजेपी। देखिए, नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ हुई, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। उस समय तय हो गया था कि कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनको इस बार मौका दिया जाएगा। यानी नीतीश कुमार का काफी कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, बीजेपी अपने हिसाब से चेहरे लाएगी, लेकिन नीतीश कुमार को कंसेंट पे लेना बहुत जरूरी है। ये बात भाई उनके विशेषाधिकार का मामला है, तो नीतीश कुमार को ये लगभग बता दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनके बारे में जिक्र रवि उपाध्याय सर ने किया। अब महत्वपूर्ण है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसके अलावे भी आगे भी गुंजाइश है। यानी जिन लोगों को यहाँ पर मौका मिला, अब हो सकता है कि कुछ लोग अगर छूट जाए तो अगले बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस समय उनको भी खुश रखा जाएगा। और 2025 चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद एनडीए इस बार खड़वास के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश कुमार करने वाले हैं, उनमें जो चेहरे हैं उसमें कई चौंकाने वाले चेहरे होंगे, जिसका जिक्र रवि उपाध्याय सर ने किया है। और एएसआर न्यूज पर आप देख रहे हैं कि कैसे एक खबर के अंदर की खबर हम लोग निकाल रहे हैं, और नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल में कौन कौन से नए चेहरे होंगे उनके बारे में सारी जानकारी एएसआर न्यूज पर आपने सुना और देखा कि किस तरीके से कौन कौन से चेहरों को, कितनी सारी जातियों को, अगला पिछड़ा सबको मिलाकर नीतीश कुमार जो है वो इस मंत्रिमंडल में अपने नए चेहरे को, पुराने चेहरे को लेकर चलने वाले हैं। तो एएसआर न्यूज पर इस खास मुद्दे पर इतना ही। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले एएसआर न्यूज को जिस तरीके से आप पसंद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या कुछ हमारी खबरों में कुछ कमी रह गई है तो उसमें क्या कुछ जोड़ा जा सकता है। और अगर कोई मुद्दा ऐसा हो जो आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम चर्चा करें, तो उसको भी हम अपने इसमें शामिल करेंगे और रवि उपाध्याय सर हम उस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो हमारे एएसआर न्यूज को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। नए किसी मुद्दे के साथ अब फिर हाजिर होंगे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।